अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दे दी है, हुकूमत भी उसको रोकने के लिए मैदान में है। 24 तारीख के हवाले से क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्मॉग के इंसानी जिंदगी पे असरात हमें मालूम तो हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके क्या इफेक्ट्स हैं और आप और हम अपने घर में इस वक्त स्मॉग से बचाव के लिए क्या छोटी मोटी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक्सपर्ट से बात करेंगे। आखिर में जहरा नामी एक लड़की जिसका लर्जांगेज कत्ल और जिसका सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट ये था कि उसकी सास उसकी खाला थी और जिस बेईमाना तरीके से उसको जला के मारा गया, उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस कत्ल के हवाले से इसके मुहर्रिकात का जायजा लेंगे। आगाज करते हैं। एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक ने दे दी है। 24 तारीख की ये डेट है और ये इस मरतबा डायरेक्ट इमरान खान साहब की जानिब से आ रही है। फाइनल कॉल इसको वो कह रहे हैं। ऐसा क्या है इस कॉल में जो उससे पहले दी गई जो कॉल्स हैं उसमें नहीं था? क्या इस वक्त शेयर स्ट्रीट मूवमेंट की गुंजाइश है पाकिस्तान की सियासत में? तहरीक इंसाफ जो स्टेट रिप्रेशन है उसके होते हुए बड़ी तादाद में बंदे निकाल पाएगी? ये बहुत सारे अहम सवालात हैं और ये तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक है कि मैन पावर की बेसिस पे ये मूवमेंट कामयाब होगी और जो फिगर्स वो दे रहे हैं 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। इस पे तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, जरा सुनिए। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। मेरा ख्याल है अगर लाखों पाकि 3 लाख भी निकल जाए ना, 2 दिन के अंदर खान रहा होगा। 5-6 लाख लोग आपका ख्याल है 24 नवंबर को डी चौक पे होंगे तो आप उसे मतलूबा तादाद कहते हैं? 5-6 लाख लोग हों। आप देखिए डी चौक से लेके जो समंदर इंसानों का शुरू होगा उसकी हद्दे निगाह जहाँ तक आपकी जाएगी वो वहाँ पे लोग हों। हुकूमत कहती है कि इतने लोग निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अपने जोरे बाजू पे भरोसा है। इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामिया के लेवल पे जाके किस तरीके से पार्टी की कमर तोड़ने की कोशिश की जाती रही है, तो वो अपने उस पुराने तरीक़ेकार पे ही कार फरमा रहेंगे और वो चाहेंगे कि बंदे निकल ही ना पाए। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की वसातत से जो हिदायत दी जा रही हैं कि किधर से किस तरह से 5000, 10,000 के चंक्स के अंदर, जो ग्रुप्स के अंदर लोगों को निकालना है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये मंजर आम पे आई है। लेकिन हुकूमत कहती है हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, इनको पहले ही रोक देंगे। ये बहुत बुरी तरह से नाकाम होंगे, इनकी कोई तैयारी नहीं है। कम से कम 2 साल तक जो है ये दोबारा उठ नहीं सकेंगे। गिरफ्तारी उनकी होगी जो प्लानिंग में मुलव्वस होंगे, गिरफ्तारी उनकी होगी जो इंतशार फैलाने की अटेम्प्ट करेंगे, गिरफ्तारी उनकी होगी जो एक ऐसा हिजानी की कैफियत जो है वो फैलाएंगे। लेकिन अब ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात हुई तो ऑफकोर्स बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस जो है ये ऑपरेशन होंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल एक डेस्परेट मूव है। पाकिस्तान के अवाम अब ना इंतशार देखना चाहते हैं, ना खलफशार देखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि 24 नवंबर की जो इनकी कॉल है वो भी बुरी तरह नाकाम होगी। इस वक्त तक हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ कन्वीनियंटली एहतजाज की एक कॉल देती है, शहर बंद कर दिए जाते हैं, उस वक्त सारे शहरों में कंटेनर लगा दिए जाते हैं, अवाम तंग होते हैं, हुकूमत पैनिक मोड में आती है और उसके बाद तहरीक इंसाफ उस एहतजाज को मुंतशिर कर देती है और फिर दोबारा एक नई तारीख दे देती है। इस मरतबा उनकी इस कॉल को सीरियस क्यों लिया जाए? इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ है जबकि इससे पहले 2 मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आ चुके हैं और आकर यहाँ पे पुरस्कार तरीके से कुछ घंटों के लिए वो मिल नहीं पाते किसी को, उनसे राब्ता नहीं हो पाता किसी का और इवेंचुअली वो वापस चले जाते हैं। पहली जो कोशिश की थी वो उन्होंने, हमने देखा कि सितंबर में कोशिश की थी और सितंबर को 28 तारीख को जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हम पहुंचेंगे, हमें हुकूमत रोक नहीं पाएगी। गंडापुर साहब ने उस वक्त भी बड़ी ही शद्दोमत से कॉल दी थी, सुनिए। रुकावटें हम खत्म भी करेंगे और ये जो इन्होंने आइन को तोड़ के बार बार हमें अपना आईनी हक और एक हमें न जलसा करने दे रहे हैं, न पूरा एहतजाज करने दे रहे हैं, तो आप ये नाम फार्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न इनके दफा 144 को मानते हैं। आप दफा जो लग गया है वो है दफा 804 और ये आप देख रहे हैं इस अवाम को इसने फैसला कर लिया है। इन दावों का फिर हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि अली अमीन गंडापुर साहब बुरहान इंटरचेंज से ही वापस चले गए। उस वक्त भी कारकुनान नाराज थे, डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन गंडापुर साहब वापस जो वहां से मोड़ के अपना कारवान चले गए। दूसरी बार 2 अक्टूबर वही लहजा, वही गुफ्तगू, वही बातचीत, वही इस्लामाबाद पहुंचने की बातें, डी चौक मंजिल होने का जिक्र। उस वक्त गंडापुर ने क्या कहा था, सुनिए।
इंशाल्लाह जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। फिर हमने देखा कि गंडापुर साहब से 6 अक्टूबर के रोज राब्ता नहीं हो पाता और वो कुछ अरसे के लिए वो केपी हाउस चले जाते हैं, उनकी फिर सरप्राइज एंट्री होती है असेंबली के अंदर। तो इस सेकंड मर्तबा भी हमने देखा कि कुछ ऐसा ही हुआ। तीसरी कॉल है, वही लहजा है, वही गुफ्तगू है। अब तो लाशें वापस आने की बातचीत भी कर रहे हैं गंडापुर साहब। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। क्या पिछली 2 मर्तबा की कॉल्स एक फिक्स्ड मैच थी? हुकूमत तो यही कहती है। ठीक है, इसमें आप साय वॉर भी करते हैं, साय ऑप्स भी होता है, आप गलतफहमियां भी पैदा करते हैं, आप बयानी भी बनाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, शायद ये बयानियां बनाने की कोशिश हो, शायद इसमें सच्चाई हो, इसके क्या मुहर्रिकात है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो कहते थे कि जो पिछली 2 मर्तबा एहतजाज की कॉल दी थी गंडापुर साहब ने, वो थोड़ा सा फिक्स्ड मैच था। पिछले जो 2-3 एहतजाजात किए हैं उन्होंने, गंडापुर साहब जिनको लीड किया है, वो सारी नूरा कुश्ती थी। इट वाज अ फिक्स्ड फाइट। इन्होंने एश्योरेंसेस जो है चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर ने दी हुई थी और इसकी इमरान खान की मर्जी से एश्योरेंसेस दी हुई थी। वो जो गायब हुआ है वो भी इमरान खान की मर्जी से गायब हुआ है वहां से। प्रोग्राम के पहले से में मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस मर्तबा 24 तारीख की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ये वाकई फैसला कुन एहतजाज है? क्या इस मर्तबा तो नहीं होगा कि गंडापुर साहब दोबारा वापस लौट जाएंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हबीब अकरम साहब, आपसे आगाज करते हैं। पहली 2 मर्तबा में देखा कि ये कॉल दी गई और उसके बाद उसको फिर डिस्पर्स हो गए लोग। इस मर्तबा आपको लगता है कि क्या वाकई इस्लामाबाद तक पहुंचना इनकी मंशा भी है, उसमें ये कामयाब भी हो पाएंगे? 24 तारीख में ऐसा क्या वो कर लेंगे जो इससे पहले वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि रियासत तो रोकेगी उन्हें? तारीख कोई भी हो, तारीख तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से तय करती है, मौसम का लिहाज रखती है, मजहबी त्योहारों का लिहाज रखती है और फिर सियासी हालात का भी लिहाज रखती है और उसके साथ साथ कभी कभार मुल्क से बाहर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रखती है। तो अगर इन सारे अवामिल को मिला के देखा जाए तो 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर करने की बात समझ भी आती है। बैरून मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है कि दुनिया में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके अलावा फिर आप मौसम भी ऐसा काबिल बर्दाश्त है सर्दी के, जहां पर अगर कोई 1 से ज्यादा दिन या 2 दिन या 4 दिन रहना भी पड़े तो रहा भी जा सकता है, सफर भी आसान है। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट भी वीक फुटिंग पे चली गई है। गवर्नमेंट को कोई अब तक, यानी मौजूदा जो हुकूमत है इसको अमली तौर पर 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट लोगों की जिंदगी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं ला सकी। तीसरी बात यह है, उसके साथ ये भी मिला के देखना चाहिए कि जो पीटीआई का नैरेटिव है, खा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, खा वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, खा इलेक्शन के हवाले से है, और फिर साथ ये भी है कि अदालतों से उन्हें रिलीफ नहीं मिल पा रहा और पूरे का पूरा अदालती निजाम भी बदल दिया गया है। तो इसलिए आम आदमी का भरोसा भी निजाम पर कम हुआ है। जब अदालतें ऐसी कैफियत, ऐसी शक्ल इख्तियार कर लें या अदालतों को ऐसी शक्ल दे दी जाए कि जिसमें एक आम सरकारी महकमे में और आजाद अदलिया में, खुद मुख्तार अदलिया में कोई फर्क ही बाकी ना रहे सो कॉल्ड, तो फिर उस अदालत से ये तवक्को रखना कि वो बड़ा बोझ अपने कंधों पे ले लेगी या इंसाफ जहां देना मुश्किल है, अदल करना मुश्किल है, वहां पर अदल कर लेगी, तो जाहिर है ये तवक्को अदलिया से कुछ ज्यादा है मौजूदा हालात में। सही। तो इसलिए आखिरी रास्ता जो बचता है वो यही बचता है कि एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए और इस वक्त आलमी और मकामी दोनों सतहों पे ऐसा लग रहा है कि ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ हो। मजहर साहब, आपको भी ये एहतजाज मुख्तलिफ लग रहा है? क्योंकि हुकूमत ने पिछले 2-3 एहतजाजों के अंदर इनको आने से रोकने में वो कामयाब हो। इसकी कॉस्ट क्या है वो हम सबको मालूम है, शहर बंद करना, मईशत को नुकसान, वैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शहरियों को जो रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इफेक्टिवली वो डी चौक तक इनको आने में से रोकने में कामयाब हो गए थे। इस मर्तबा क्या मुख्तलिफ है? और ये जो 3-4 लाख के बड़े फिगर्स हैं ये तहरीक इंसाफ जो कोट कर रही है, आपको लग रहा है कि ये बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है इस मर्तबा या मोटिवेशन ज्यादा है? हाउ विल दिस बी डिफरेंट?
शुक्रिया मारिया। देखिए, असल मसला ये है कि दो गवर्नमेंट, मुख्तलिफ गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट 2014 और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट 2024, दोनों की अप्रोच मुख्तलिफ नज़र आई। 2014 में इमरान खान रैली लेकर आए और डी चौक पर पहुँचे। उससे पहले वो अपारा पे रुके, फिर डी चौक पे रुके और वो रुकावटें हटा दी गईं और कोई 114-126 दिन वो डी चौक पे बैठे रहे। उससे पहले भी एक मरतबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी आए, गालिबन 2012 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और वो बैठे रहे, कुछ दिन बैठे वो चले गए। उससे बाद भी हमने देखा ये जो सिनेरियो 2022 के बाद तब्दील हुआ, ये मुख्तलिफ था। इसमें इमरान खान ने 2 मरतबा अटेम्प्ट की अपनी प्रेजेंस में, लॉन्ग मार्च की, धरने की, और पहली मरतबा जब हुई तो उनका खुद ये बयान था कि बहुत मेरी तवक्कुआत से कम लोग आए पहले उसने। उसके बाद उन्होंने पिंडी में पड़ाव किया और पिंडी में भी यही कहा गया था कि अपने साजो सामान के साथ आना। फिर हमने देखा कि एक तकरीर के बाद वो वापस लौट गए। सही। अब इमरान खान जेल में हैं। हाँ। और जेल के बाद जो भी अब तक अटेम्प्ट्स हुई हैं उसमें बज़ाहिर वो कामयाबी नहीं हासिल हुई तहरीक इंसाफ को। यानी अगर हम एहतजाजी तहरीक के पर्सपेक्टिव में देखें, सिर्फ एक दिन की कॉल दे के आ जाना। देखिए, एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एहतजाजी मार्च या उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तंजीम, दूसरी हिकमत अमली जी, और तीसरी जो आपका मुखालिफ है उसकी स्ट्रेंथ। सही। वो क्या क्या कर सकता है, पॉसिबली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। पहली चीज़ ये ले लें कि फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं होती, जो कि मुझे नहीं लगता कि रुकावटें कम होंगी, रुकावटें शायद पहले से ज़्यादा हों। ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ भी नॉर्मल तरीके से जो स्ट्रेटजी है उससे हट के कोई चीज़ करे, कुछ सरप्राइजेज वो दें, लेकिन हमें देखना है। लेकिन मुझे एक लंबे अरसे तक वहाँ धरना डाल के बैठ जाना नज़र नहीं आ रहा। सही। मुझे यही लग रहा है कि तसादुम होगा, यही इम्कान है, और उसका ज़्यादा फोकस वही बेल्ट होगी जिससे खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की। ये जो आपने हिकमत अमली वाली बात की ना, ये मेरा अगला सवाल था, इसी को मैं अब हबीब साहब के सामने रख देती हूँ। हिकमत अमली जो है हबीब साहब, वो क्या होगी? इस्लामाबाद आ गए, एहतजाज भी कर दिया, चले मान लिया कि धरना भी दे दिया, 124 दिन के धरना हमारे सामने मौजूद था। उस वक्त भी हालात कदरे नहीं, काफ़ी हद तक बेहतर थे। तहरीक इंसाफ के पास बहुत मार्जिन था, खान साहब खुद बाहर थे, हुकूमत की जानिब से इतना सख्त क्रैकडाउन नहीं था। इस मरतबा अगर आकर एहतजाज कर लेते हैं, जलसा कर लेते हैं, धरना कर लेते हैं, उससे आगे की हिकमत अमली क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, अगर तो जलसा ही करना है तो जलसे का इम्पैक्ट तो शायद कुछ ज्यादा नहीं होगा, और अगर धरना करना है तो धरने का इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। और धरना आप देखना यह है कि हुकूमत के आसाब कितनी देर में चटकते हैं या धरना देने वालों के आसाब कितनी देर में चटकते हैं। जहां तक जलसों का ताल्लुक है वो तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस दफा हमारी एक सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली है। वो तब्दीली यह है कि मामला खालिस्तन मकामी नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के रियासती ढांचे के ऊपर फॉरेन पॉलिसी का बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी जो गैर मुल्की दबाव है वो भी, या गैर मुल्की दबाव तो अगर उसको ना कहें, शायद ये मुनासिब लफ्ज नहीं है, आप यूँ कह लीजिए कि दुनिया के मुल्कों की नजरें भी लगी हुई हैं। दुनिया के अंदर इस बात पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट है, पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हुकूक के जो मसाइल हैं, या जिस तरह इमरान खान जेल में रखा गया है, इन सब के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। हत्ता कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बारे में भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक तशवीश पाई जाती है, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक बड़ा मुल्क वो जा रहा है, वो जमहूरी रवैयों से हटता हुआ नजर आ रहा है। तो दुनिया इस नतीजे पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पहुंच चुकी है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे सोचती है कि किसी एक मुल्क का अंदरूनी सियासी उबाल अगर एक खास हद से बढ़ जाता है तो फिर दुनिया उसके बारे में कंसर्न भी होती है, और आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि नहीं जी ये सिर्फ अंदरूनी मामला। तो ये मामला अब आपको इस एंगल से भी देखेंगे, तो लिहाजा
حکومت کو نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی، عالمی سطح پر بھی اسے اپنے اور اپنے ملک کے امیج کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو حکومت کے پاس شاید اتنی زیادہ آزادی نہیں جتنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اچھا، پچھلی دفعہ تو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ شاید حکومت گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کرے گی، اور ویسے بھی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو تو اس کو یہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ گولی چلانے سے، انتہائی اقدام سے گریز کرتی ہے. صحیح. اور 2013 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ الیکٹڈ تھی، اس لیے وہ گریز کرتی تھی. لیکن 2024 کے مشکوک الیکشن میں آنے والی حکومت اگرچہ پی ایم ایل این کی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ فارم 47 کا اس کی بنیاد ہے، تو اس وجہ سے یہ زوراور بھی زیادہ ہے. تو یہ معاملہ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت کی زوراوری اب کچھ کم ہو جائے. اچھا مظہر صاحب، یہ جو کامیابی کا پیمانہ ہوگا، جیسے آپ نے کہا حکمت عملی نظر نہیں آتی، تو اس وقت سب سے جو اگر ہم کہیں بیسک، اگر کوئی سیاسی طور پہ اس کے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں اس 24 تاریخ کی احتجاجی کال سے، تو اس میں کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اور اگر یہ نہیں کامیاب ہو پاتے، لوگ نہیں نکال پاتے، حکومت ان کو روک لیتی ہے، تو پھر اس ناکامی کا بوجھ کتنا ہوگا تحریک انصاف پہ؟ دیکھیے ماریہ، جو 2014 اور 2024 کا فرق ہے، ایک تو 2014 کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سافٹ کارنر تھا تحریک انصاف کی طرف جی. 2024 کی سچویشن اس سے بالکل یکسر مختلف ہے، اس لیے ہمیں وہ انداز بھی مختلف نظر آ رہا ہے. اس وقت جو کامیابی کا پیمانہ تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے، دیکھیے 2014 میں مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا، اس جوڈیشل کمیشن نے اپنی انکوائری کی، اور انکوائری میں انہوں نے کہا کہ جی ارریگولیرٹی ضرور ہوئی ہیں لیکن لارج سکیل ریگنگ نہیں ہوئی ہے. تو وہ بات کسی نہ کسی طرح ایک منطقی انجام تک پہنچی. صحیح. اس وقت ان کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا بڑا کراؤڈ لے کے آ سکتے ہیں. آئی ڈاؤٹ کہ کسی بھی، ہم نے دیکھا ہے ملین مارچ میں ملین لوگ نہیں ہوتے، لیکن ملین مارچ کہا جاتا ہے. میرے نقطۂ نظر سے میں نے 3 4 5 سیاسی تحریکیں جو دیکھی ہیں، اگر آپ 50,000 لوگ بھی لے آتے ہیں تو اٹس اے ہیوج کراؤڈ. صحیح. اور وہ اس کو عام طور پہ ہم جو کہتے ہیں نمبرز میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، لیکن 50,000 لوگ اگر اسلام آباد میں داخل ہو جائیں تو پھر حکومت کا رہنا اور نہ رہنا تو ایک الگ چیز ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی، یا تو مذاکرات تک آپ پہنچ سکتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹالا جاتا ہے، یا پھر دوسرا انداز ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں جتنی بھی بڑی تحریکیں چلی ہیں، ماں سوائے 83 کی، جس کو میں آج بھی پاکستان کی سب سے کامیاب سیاسی تحریک کہتا ہوں، کیونکہ اس کے مقاصد جو تھے وہ حاصل ہوئے. یعنی ضیاء الحق کمزور ہوئے، انہیں ریفرینڈم کرانا پڑا، غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے، ایک ٹرانزیشن کی طرف گئے. ورنہ 77 میں مارشاء اللہ لگا، 67 میں مارشاء اللہ لگا، 12 اکتوبر تو مختلف تھا. تو اس وقت ان کی کامیابی یہ ہو سکتی ہے کہ جی ہاں، ہم 26ویں ترمیم پر گفتگو کرنے کو تیار ہیں، ہم چیزوں کو امینڈ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس وقت حکومت کا رویہ ہے. حکومت کے رویے سے زیادہ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ کا کیا رویہ. صحیح. اور سر ان کیس چلے، ایک تو ہو گیا کہ تحریک انصاف بڑی تعداد میں لوگ لے کے آج ایک سینیریو ہے، پھر ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی. اگر حکومت روکنے میں کامیاب ہوگی مظہر صاحب، تو پھر کیا بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا؟ کیا ان کا بلف کال ہو جائے گا، یا وہ دوبارہ موومنٹ یا دوبارہ احتجاج کے لیے آ جائیں گے؟ وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کا ایپیسوڈ ہوا، اس سے علی امین گنڈا پور کے خلاف بہت پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ تھا. جی. تو ہم اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، جب اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ظاہر ہے الٹیمیٹ سفرر جو ہوتے ہیں وہ ورکرز ہوتے ہیں، لیڈرز نہیں ہوتے. صحیح. تو اگر وہ نہیں اچیو ہو سکا، کیونکہ آپ ڈو اینڈ ڈائی کی بات کر رہے ہیں، آپ کفن پوش ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جا کے ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن جا کے جب آپ واپس آ جائیں گے
तो फिर क्या होगा? जाहिर है एक डिमोरलाइजेशन। ठीक है, क्विकली यही अगर मैं क्लोजिंग नोट हबीब अकरम साहब से पूछूं कि अगर वो फॉर एग्जांपल बड़ी तादाद में लोग मोबिलाइज कर लेते हैं, एक अलहदा सिनेरियो है, नहीं कर पाते तो सियासी तौर पे क्या नुकसान होगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त अफराद की बात है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा इसी तरह का उनके बारे में ये तासुर पैदा हो गया तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और दूसरी बात, एग्री विद मजहर भाई के डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो बहरहाल पूरे मुल्क में जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनकी हमायत है उसमें तो शायद कमी नहीं आएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के एग्रेशन में जरूर कमी आ जाएगी। और ये अगर एक दफा कमी आ गई तो इसके दीगर नुकसानात भी बहुत ज्यादा होंगे और इमरान खान की रिहाई जो इनका बुनियादी मुतालबा है, ये 26वीं तरमीम, वो दीगर चीजें बहुत फासले पर चली जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नवाज साहब, अभी अकरम साहब। तहरीक इंसाफ की जो ये एहतजाजी कॉल है अगले वीकेंड, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे स्मॉग ने इस मरतबा तबाहियां मचा दी हैं, खासतौर पर लोगों की सेहत जिस तरह से अब इससे अफेक्ट हो रही है वो बड़ा खौफनाक पहलू है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे एक एक्सपर्ट से और पूछेंगे कि भाई आप, हम, घर में बैठा एक आम शख्स क्या कर सकता है अगर स्मोक का ये मसला है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बतदरीज स्मोक का मसला बढ़ रहा था मुल्क के अंदर, अब वो इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैल चुका है कि मुल्क के दीगर हिस्से जिसमें इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द खैबर पख्तूनख्वा तक स्मॉग फैलती जा रही है। सो अभी ये एक लॉन्ग टर्म मसला है जिसका फिलहाल शॉर्ट टर्म कोई इलाज नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारे शहरी मुल्क भर के इससे अफेक्ट हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हेल्थ सिस्टम के ऊपर उसका बोझ आ रहा है, तो इसके हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं और किस तरह से हमें लॉन्ग टर्म अफेक्ट करेगा, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल सवाल भी हैं, पूछेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज सीना और दिल। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि महकमा सेहत के अदादो-शुमार क्या कहते हैं। महकमा सेहत के अदादो-शुमार कहते हैं कि 30 दिनों में सांस की बीमारी से मुतालिक 1.93 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्मॉग की वजह से दमा, आशोब चश्म, दिल की बीमारी की शिकायत बढ़ रही हैं। बुध और जुमेरात के दरमियान पंजाब भर में सांस के मसाइल और सीने में इन्फेक्शन समेत सांस की मुख्तलिफ बीमारियों के तकरीबन 69,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 6,000 से ज्यादा केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं, जहां जुमेरात की रात 9 बजे तक AQI पर हवा के मयार की औसत रीडिंग 1100 थी। ये हैजर्डस है। गुज़श्ता 30 दिनों में पंजाब भर में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने दमा, 13,000 ने दिल की बीमारी, 5,000 ने फालिज और 11,000 से ज्यादा अफराद ने आशोबे चश्म की शिकायत की। माहिरीन के मुताबिक जहरीली आलूदगियों की ज्यादा मिकदार का सामना न सिर्फ सांस की बीमारियों का बायस बन रहा है, बल्कि डिप्रेशन और बच्चों की नशो नुमा को भी मुतासर कर रहा है। डॉक्टर शाज़ली मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, अब ये एक लॉन्ग टर्म मसला है। जो छोटे बच्चे हैं इसी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, उनकी कैसे ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ये भी हमने सुना है कि 6 से 7 साल तक क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम भी हो सकती है अगर स्मोक का मसला फौरन सॉल्व ना किया। क्या ये बात दुरुस्त है? जी अस्सलाम वालेकुम। जो आपने अभी स्टैटिस्टिक्स बताए तो ये तो बहुत संगीन नौयत के हैं। और जब हम आपसे पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि ये कोविड लाइक सिचुएशन है, लेकिन कोविड जो थी वो शॉर्ट टर्म थी और फैसले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो जाते थे, मरीज ठीक होकर घर चला जाता था, या अदर वे राउंड था। लेकिन इसका जो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो आपने खुद ही बता दिया कि इसमें हॉस्पिटल की एडमिशन ज्यादा हो रही है, आंखों के मसले हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, उनकी इन्फेक्शन हो रही है, नज़ला जुकाम में इजाफा हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहे हैं, दमे के मरीज आ रहे हैं, हार्ट के आ रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा वो आज से 10 से 15 साल होगा। जो हम ये पोल्यूशन ले रहे हैं ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। और इसमें आप देख लें कि बहुत सारे गैसेस हैं, केमिकल्स हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो है गैसेस के अलावा ये आपकी जो हम बर्न करते हैं गार्बेज वगैरह, और इसमें जो पार्टिकल्स जाते हैं, ये नैनो पार्टिकल्स हम उसको कहते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह के या पेंट है या कोई भी चीज है, तो जब ये वाइटल ऑर्गन्स को जाएंगे तो डैमेज करेंगे, हार्ट को डैमेज करेंगे, हार्ट अटैक में इजाफा हो जाएगा लोगों का, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकली डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, ब्रेन जो है उसका फंक्शन खराब हो जाएगा, अल्जाइमर जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं वो ज्यादा हो जाएगा। दूसरी जो बीमारियां हैं न्यूरो रिलेटेड आपने जिक्र किया, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाएगी। इसके अलावा लो बर्थ
रेट्स हो जाएंगे इसमें खवातीन या बर्थ डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा होंगे। तो ये सारी चीजें पहले भी आलूदगी में लोगों ने देखी है, वर्ल्ड वॉर के बाद देखी है, बहुत सी चीजें यूज हुई थी केमिकल्स उस वक्त, या जो 1952 में जो बरतानिया में स्मोक का ये हुआ था तो 12 से 13 हजार लोग मर गए थे। तो आप अगर देखें तो हमारे यहाँ डेली जो आप तादाद बता रहे हैं स्टेटिस्टिक वो बहुत खतरनाक है, और शॉर्ट टर्म जो होना है लॉन्ग टर्म में यही होगा कि ये सारी बीमारियां जो हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। डॉक्टर साहब अब देखें इसको ना अलग-अलग लेकर चलते हैं। पहले मेरा ख्याल है जो शॉर्ट टर्म इसके हम असरात देख रहे हैं, आंखों में जलन होना, सांस में तकलीफ होना, अब एक आम शख्स जो उस वक्त टेलीविजन देख रहा है वो अब इस स्मॉग को जादू की छड़ी से चला तो नहीं जाएगा, वो अपने तय क्या हिफाजती तदाबीर कर सकता है? कोई स्मॉग की, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, क्या कोई स्मॉग किट बना के घर के अंदर रख लें कि भाई ये चीजें आपके पास होनी चाहिए हैं, अब ये आपकी ये न्यू नॉर्मल है, ये अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है जो आपको इस्तेमाल करनी है स्मॉग वेदर में? देखें, एक तो ये तो खुशगवार मौसम आता है ना, ये चेंज होता है तो लोग बाहर निकलते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो है ये एक स्मॉग की लहर आ गई है। और यूजुअली जो हम ये मौसम में देखते थे कि फ्लू के सिम्टम्स हैं, लोग आ रहे हैं, ये वो नहीं है। तो इससे जो है ना एक किस्म का धोखा ये हमें दे रही है, और जो लोग बीमारियां लेके आ रहे हैं वो स्मॉग रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसमें आपने जिक्र किया कि आंखों से रिलेटेड बीमारियां हैं, इन्फ्लेमेशन है आंखों की, इसके अलावा दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक हो सकता है, दमे का मरीज जो है वो अटैक में जा सकता है, और मैंने आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। फिर बच्चों में जाहिर बात है बच्चे जो है वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम भी होता है, उनको बाहर निकाला जाता है, उनको मास्क नहीं दिया जाता। तो एक तो ये है कि हमें चाहिए कि हम एक किट, आपने जिस तरह कहा उसमें सिंपल है, मैं इसको कोविड से तशबीह दूंगा कि आप उसी तरह मास्क पहने, बाहर निकलें तो अपनी गाड़ी में बैठें या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें अपने काम पे जाएं, दुकान पे जाएं, कारोबार पे जाएं, स्कूल जाएं, अंदर क्लासेस में जाएं, या ऑनलाइन जो हमने कोविड में देखा था हमें वो सिलसिला शुरू करना चाहिए बच्चों के लिए भी, और बाकी बिजनेसेस भी हैं। तो उसमें ये होगा कि लोग कम से कम निकलेंगे, धुआं कम से कम होगा, गाड़ियों का है, बाकी चीजें हैं। और इसके अलावा ये कि जब आप घर फजूल बाहर ना निकलें, मतलब आपने जाना है काम करें या कुछ खरीदारी करनी है वो करके वापस आए, जब घर आए तो अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएं, आंखें धोएं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को लेस एक्सपोज करें एनवायरनमेंट से। तो इंशाल्लाह ये 1.5-2 हफ्ते में चली जाएगी। ये एक किस्म की जिसे हम कहते हैं ना टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया है, मतलब कूलर एयर जो है वो रह गई है, ऊपर की वार्मर में हम फंस गए हैं। तो ये ऊपर जाएगी नहीं जब तक कि बारिश नहीं होगी, और जब तक कोई हवा से ये चीज मूव नहीं करेगी। हवा भी स्टैग्नेंट है, हवा चल ही नहीं रही। तो दूसरी फिर वो तो आप खुद अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि हमें गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना है, फैक्ट्रियों के मसले हैं, बाकी जो सर वो तो रियासती लेवल पे पॉलिसी डिसीजन है। हाँ, मैं इंडिविजुअली पूछ रही थी, लोग मतलब इंडिविजुअली घर में एक फैमिली साइज है 5 से 6 लोगों का, स्मॉग आने वाली है, हमें मालूम है बिन महीनों के अंदर आती है, उससे पहले क्या करें? कोई हिफाजती तदाबीर के तौर पे, मतलब जैसे कोविड के अंदर था कि कोई मैजिक पिल नहीं थी या कोई डेडिकेटेड नहीं थी। जी, अभी भी कोई मैजिक पिल नहीं है ना। आप अभी भी अपने आप को, अपने प्रिवेंशन, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात करनी है, आपने बाहर नहीं निकलना, लोग ड्राइव नहीं करना, दूर दराज इलाकों में नहीं जाना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से जाहिर बात हम देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो है इस स्मॉग की अभी बनी हुई है पूरे पंजाब में। तो उसको आप गाड़ियों को कम से कम यूटिलाइज करें, लोगों के घर में 3 या 4 गाड़ियां तो एक पूल कर लें, सारे उसमें चले जाएं, अपना काम करें, अपने काम से वापस आएं, आंखें धोएं, मुंह धोएं, अपने आप को अच्छी डाइट लें, रेस्ट करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो ये सब वही चीजें जो हम कोविड में बताते थे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जो है ज्यादा फजूल किसी गैर जरूरी जगहों पे जाने का, बाहर मार्केटों में फिरने का कोई जरूरत नहीं है। तो अपने आप को अगर घर में महदूद कर लेंगे, आपने देखा था कोविड में हमारे जो मरीज आते थे एलर्जी के, पोलन सीजन में वो भी गायब हो गए थे, क्योंकि फ्रेश एयर हो गई थी, ग्रीनरी ज्यादा हो गई थी। हमने देखा था कि इस्लामाबाद में मरगला की पहाड़ियां और ये तो और बहुत ग्रीन हो गए थे। तो हमें एनवायरनमेंट का भी ये ख्याल रखना चाहिए। बाकी हुकूमती सतह पे और आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और
پیپر میڈیا تو بہت زیادہ اویئرنیس کر رہا ہے، لیکن ایز اے قوم، ایز اے پرسن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کلائمیٹ اور اپنی جو ارتھ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں. یعنی اپنی ریسٹرکشن آف موومنٹ کے علاوہ ویسے مور اور لیس ہم سب بے بس ہیں، اگر آپ اس کو میں سم اپ کروں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، جی بالکل صحیح کہا. بہت شکریہ ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. میں نے کوشش کی کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا طریقے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل ہیلتھ پریکٹیشنر ہیں وہ سوائے اس کے کہ اپنی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں اور یہ دعا کریں، یہ خواہش کریں کہ حکومت ایسی پالیسیاں اپنائے جس سے ٹرانسپورٹ کو ہم ریگولیٹ کر سکیں اور لانگ ٹرم پالیسیز اپنائیں. فی الحال شارٹ ٹرم اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. صرف اپنے بچوں، اپنے خاندان والوں کی موومنٹ کو آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. جی بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. زہرا ڈسکا کی ایک لڑکی جس کو اس کے اپنی ہی سگی خالہ نے بڑے بہیمانہ طریقے سے تشدد کر کے مارا ہے. دل دہلا دینے والی سٹوری ہے. اس کے بہت سارے سوشل ایسپیکٹ کے پہلو بھی ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں. اس ہفتے ڈسکا سے جو ایک تشویشناک خبر سامنے آئی، ایک لڑکی تھی زہرا جس کو اس کی ساس جو کہ اس کی خالہ بھی تھی اس نے قتل کر دیا. یہ کوئی عام قتل نہیں تھا. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ شاکنگ ہیں. آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کسی بھی نفرت میں، حسد میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ کسی کی لاش کو نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کرے بلکہ اس کا سر قلم کر کے اس کو جلا بھی دے. پر ایسا ہوا، ایسا ایک عورت نے کیا. وہ عورت اس کی خالہ تھی اور آج اس نے اپنے اس جرم کا اعتراف کر لیا ہے. 10 نومبر کو سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں ہم نے دیکھا کہ قتل ہونے والی زہرا قدیر کے جو 4 مرکزی ملزمان ہیں انہوں نے آج اعتراف جرم کر لیا ہے. 4 مرکزی ملزمان میں ساس، 2 نندے اور رشتہ دار نوید شامل ہے، جبکہ زہرا قدیر قتل کیس میں مزید 4 ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس کیس میں گرفتار افراد کی تعداد 8 ہو چکی ہے. پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ زہرا قدیر کو مبینہ طور پر ان کی ساس جو ان کی خالہ بھی ہے اور 2 نندوں نے رشتہ داروں کی مدد سے قتل کر کے ان کی لاش کے 25 ٹکڑے کر کے 5 بوریوں میں بند کر کے گندے نالے میں پھینک دیے ہیں. سیالکوٹ پولیس کے ایک تفتیشکار نے BBC اردو کو بتایا کہ زہرا قدیر رات کو کمبل اوڑھ کر سوئی ہوئی تھی تو ان کی ساس نے ان کو ٹانگوں سے اور نندوں نے بازوں سے پکڑ کر اور پھر مددگاروں نے منہ پر کمبل رکھ کر سانس بند کر کے زہرا کو قتل کیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زہرا قدیر کو سانس روک کر پہلے قتل کیا اور پھر ان کے جسم کے تیز دھار آلے سے ٹکڑے کیے گئے. پولیس کے مطابق ملزموں نے زہرا قدیر کا سر دھڑ سے جدا کر کے اس کو جلایا کہ شناخت نہ ہو سکے اور پھر جسم کے اعضاء کو الگ الگ بیگ میں ڈال کر گندے نالے میں پھینکا. پولیس کے تفتیشی افسر محمد ارشد نے اردو نیوز کو بتایا کہ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں پولیس کو بتایا کہ زہرا قدیر کا قتل جادو ٹونے کی وجہ سے کیا. زہرا قدیر کی ساس نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ بہو نے نہ صرف ان کے بیٹے پر جادو کر رکھا ہے بلکہ خاندان میں ہونے والی کئی اموات بھی جادو ٹونے کی وجہ سے ہوئی ہیں، جبکہ گھر میں برتن بھی اکثر ٹوٹتے تھے. پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق مرکزی ملزمہ ساس نے یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو پیسے بھی دیتا تھا جو کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. سیالکوٹ پولیس کے مطابق تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ساس نے پہلے بہو کے کردار پر الزامات لگا کر طلاق دلوانے کی کوشش کی لیکن ناکامی پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر زہرا قدیر کے قتل کا منصوبہ بنایا. پولیس کے مطابق زہرا قدیر کا قتل صرف اور صرف حسد کا شاخسانہ ہے. زہرا کے والد صاحب چونکہ پولیس میں ASI تھے اس لیے اس قتل کی تحقیقات بھی ہم نے دیکھا ہو گئیں. انہوں نے اس کا فالو اپ بھی کیا، اپنی بیٹی سے وہ رابطے کرتے رہے. زہرا کا شوہر ان سے رابطہ کرتا رہا لیکن جو گھر والے تھے جن میں ساس اور نندے تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے. والد صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زہرا کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی ہے. سنیے ان کی بات. 4 ملزم گرفتار ہیں، مان چکے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. پہلے تو انہیں تکیہ رکھ کے مارا ہے، اس کے بعد بگدا اور چھری شہر سے لے کر آئے ہیں، اس کو کاٹا گیا ہے. میری بیٹی کے تقریباً کم سے کم 20 سے 25 ٹکڑے انہوں نے کیا ہے. سارا اس کو چولہے کے اوپر رکھ کر جلایا گیا ہے، بوریوں میں بند کر کے مختلف جگہ پہ گندے نالے میں پھینک دیا. شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، اس کی عمر 30-31 سال ہے، ایک بیٹا ہے. زہرا کے اس بیٹے کے لیے دل بہت دکھتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف ماں سے محروم ہو گیا بلکہ ساتھ ساتھ بہت سارے رشتوں کے ساتھ اور بھی چلا گیا. زہرا کے خاوند کا بھی یہاں پر اگر ہم ذکر کریں تو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا شاید وہ نہیں کر پائے لیکن خود شاید اس پہ اتنا بوجھ تھا 5 بہنوں کا بھائی ہونے کا، بیوی اور ماں کے درمیان توازن رکھنے کا، کمانے کا، معاشی طور پہ خاندان کا پورا خرچہ اٹھانے کا، وہ شاید رکھ بھی نہیں سکتا تھا یہ توازن. پاکستان میں اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں جو میل چائلڈ سے obsession ہوتی ہے
घर वालों की, चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, वो इस हद तक अनहेल्दी हो जाए कि वो हसद पे तब्दील हो जाए, फिर वो एक क्राइम में कन्वर्ट हो जाए। ये केस है ज़ारा कत्ल केस। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। रखिए, खुदा हाफिज़।